दोस्तों, कभी कभी इंसान ऐसा गलती कर देता है, ऐसी अनजाने में कुछ काम कर देता है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं फलानी जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अगर वो जान ले कि उस जगह पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेत और तरह तरह का शक्तियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जिसको पता नहीं है ना कि वहाँ पर क्या है नहीं है, एक आम राहगीर, आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह उस जगह पर बिल्कुल डरता नहीं है, मज़े से उस जगह से निकलने की कोशिश करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये आई हुई है छत्तीसगढ़ से। इसको भेजे हैं किशन जी। किशन जी एक ट्रक चालक थे, ट्रक चलाने का काम करते थे। काम तो करते थे शहर में, लेकिन शहर में रहते नहीं थे। वहाँ से शहर लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अपने गांव पर आ जाते थे। अपना गांव में अब उनका जो आने जाने का रास्ता था वो थोड़ा संकरा था। तो उनके जो मेन रोड जो था हाईवे से, मतलब जो शहर से उनको गांव के और गांव को जोड़ता था, उसी रोड के पास में उनका खेत था, बड़ा सा खेत था। खेत में ही उन्होंने एक बाउंड्री करवा करके, चार दीवारी घिरवा करके एक कमरा बना रखा था, जहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा था, कुछ पेड़ पौधे भी लगे थे। लेकिन कुछ ही दूरी पर वहाँ से कुछ ही दूरी पर लगभग 250-300 मीटर के आसपास में एक छोटा सा शमशान था गांव का। 2-3 गांव को शमशान अब एक तरह से वो लोग देखते थे। जो भी मरता था तो उसको जलाने वलाने का काम सब कुछ वहीं पर होता था। लेकिन वहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं थी। किशन के लाइफ में ऐसे कोई घटना नहीं घटी थी। इससे पहले उनका बड़ा भाई भी रहते थे, लेकिन अब तो वो नौकरी करने बाहर चले गए थे, तो डर वाली ऐसी कोई समस्या नहीं थी। खैर, वहाँ पर उनको ज़्यादा समय बिताना भी नहीं पड़ता था। अपना शहर से ट्रक लाते थे और इसके बाद वो जो बाउंड्री थी उसके अंदर में खड़ा कर देते थे। बड़ा सा गेट था, उसको गेट को लॉक करके अपने गांव जो वहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर था चले जाते थे। बस इतना ही। और वो भी रात को टाइम में आते थे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं किशन जी की ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता था। मैं अपने खेत में ही, जो मेरे पिताजी कमरा बनवा रखे थे, बाउंड्री करवा रखा था, कभी मेरा भाई भी वहाँ पर रुकते थे जब खेती का काम चलता था, खलिहान जब स्टार्ट हो जाता था फसल काटने का, तब हमारा परिवार वहाँ पर रुका करता था। और हमारा परिवार भी नहीं, और भी गांव के लोग हमारे वहाँ पर रुका करते थे, फसल को रखवाली करते थे। तो उस टाइम तो वो हमारा जो वो बाउंड्री था भरा पूरा रहता था, हलचल रहा करती थी, दिन में भी और रात में भी। ज़्यादातर थ्रेसर जो गेहूँ वगैरह काटने का जो भी होता था वो तो रात में ही काम होता था। गर्मी के दिन में बहुत धूप पड़ती थी, तो लोग इसे बचने के लिए रात में ही काम करने की कोशिश करते थे। और वहाँ से कुछ ही दूरी पर शमशान था, जो हमारे छोटे छोटे गाँवों को जोड़ता था। वहाँ पर लोग जो बूढ़े हो जाते थे, मर जाते थे, उनको जलाया उलाया जाता था। लेकिन हमने आज तक वहाँ पर कुछ ऐसी बात हमने ना सुनी थी, ना मैंने अपनी आंखों से देखी थी। अब मैं ट्रक चलाने लगा था। ट्रक हमने सेकंड हैंड लिया था और बड़ी मुश्किल से लिया था। इसके बाद हम दिन में तो शहर में काम करते थे, माल ढोने का काम करते थे, लेकिन रात के टाइम में अपने इसी बाउंड्री में, खेत वाला बाउंड्री में, ट्रक को खड़ा करके फिर मैं अपने गांव पैदल ही निकल जाता था। रात में आराम करना, खाना पीना, और सुबह में फिर नहा धो करके अपना ट्रक निकालना और शहर की तरफ अपने काम में निकल जाते थे। ऐसा ही मेरा दिनचर्या चल रहा था। लेकिन अब गर्मी का टाइम भी था और ऊपर से बारिश भी आने वाली थी। तो मैं जब शहर से लौट रहा था तो बादल तो पहले से बरस रहे थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज इतनी बारिश होगी, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मैं अपने ठिकाने पर तो पहुंच गया, लेकिन गांव के रास्ते पर पानी भरा हुआ था, ज़रूर से ज़्यादा पानी। कहाँ गड्ढा है, कहाँ सूखा ज़मीन है, अब पता नहीं चल रहा था। अब मैं थका भी था।
मुझे नींद भी आ रही थी, थकावट भी हो चुकी थी। खाना तो मैंने ढाबा पर खा लिया था। मुझे लगा कि गांव जाके करना क्या है। अरे गांव जाके घर में सोना ही है, तो इससे बढ़िया साधन तो सब कुछ यहाँ पर है, चारपाई भी है, पानी वानी का सब कुछ व्यवस्था है, तो क्यों जाऊँ गांव पर। चलो आज यहीं सो जाती है। अब सो तो जाता हूँ, लेकिन इसके बाद जो बादल बरस रहे थे वो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर गर्मी होने लगती है। ऐसा ही मौसम चल रहा था। अब जो मच्छर भी पैदा हो चुके थे, भनभना रहे थे, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मच्छर के वजह से मैं सोचने लगा कि चलो गांव पे ही चलते हैं, लेकिन फिर पानी जमा देख करके हिम्मत जवाब दे देता है। और इसके बाद मैं अपने जो छत पर था, छत पर पहुंच जाता हूं। आसमान में अब बादल फट चुके थे, बारिश रुक चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे लगा कि चलो आज यहीं छत पर गुजार लेते हैं, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं कि कब बारिश आ जाए। जब आएगा तो देखा जाएगा, तब तक मैं नीचे चला जाऊंगा। यही सोचकर अपना बिस्तर छत पर बिछा लेता हूं। अब वाकई में कुछ ही देर में मुझे नींद भी गहरी आ जाती है। मैं काफ़ी देर तक तो नहीं बोल सकता कि मैं सो रहा था, लेकिन जब कुछ आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मेरी आँख खुल जाती है। अब आधी रात का समय हो चुका था कि कैसा आवाज़ था, कैसा शोर था, किधर से आ रहा था, मैं तो अब जाग चुका था। एक खटका लगा रहता था चोरी चकारी का, लेकिन मेरा जो बाउंड्री था, मैं अंदर से ताला गेट में लगा कर सोता था। और ऊपर से हमारी ट्रक भी कोई नई नहीं थी, सेकेंड हैंड की ट्रक थी, और वो भी इतनी पुरानी थी, कभी कभी तो मैं उससे परेशान भी हो जाता था। धोखा देने लगती थी, इंजन बंद होने लगता था। अब उसमें बहुत सारा पैसा मुझे इंजन में लगाना था, लेकिन अभी मेरा हाथ बिल्कुल खाली था। जो भी था ट्रक खरीदने में मैंने पैसा सब कुछ खर्च कर लिया था। ना तो वो पिताजी देने वाले थे और ना मेरे बड़े भाई देने वाले थे। वो तो ट्रक लेने के खिलाफ में थे। वो तो कह रहे थे कि तुम अब सही ढंग पर जाकर नौकरी करो, ट्रक चलाने का काम करो, ये ट्रक का काम छोड़ो, इसमें बहुत पैसे का काम है। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार हमने पुराना ट्रक तो खरीद लिया। लेकिन बाद में एहसास होने लगा, मेरे भाई और मेरे पिता सही कहते थे। ट्रक लेना तो आसान काम है, लेकिन उसका मेंटेनेंस में जो खर्च होता है, अब वो मेरे बस का था नहीं। लेकिन जैसे तैसे मैं अपना गुजारा चला रहा था। अब मैं सोच रहा था कि काश मुझे कहीं से पैसा आ जाता तो मैं अपने ट्रक को सुधरवा लेता, या फिर मैं ये भी सोच रहा था कि कोई पार्टी मिल जाए तो मैं इस ट्रक को बेच देता, नया ट्रक लेने की कोशिश करता। लेकिन नया ट्रक मैं तो सिर्फ सपने में सोचता था। लोगों का नई ट्रक मैं देखता था तो मैं उनकी तरफ कहूँ ना लालच की निगाह से देखता था। मुझे लगता था कि काश मेरे पास में ऐसा ट्रक होता जो मक्खन की तरह चलता। कहाँ उनकी ट्रक और कहाँ मेरा खटारा ट्रक, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खैर मैं उस रात में आता हूँ जब मेरी नींद खुल गई थी। शोर कुछ हुआ था, चिल्लाहट जैसे मेरे कानों में सुनाई पड़ी थी। अब बारिश तो बिल्कुल रुक गई थी, बादल भी फटे हुए थे और आसमान में चांद भी बादल से निकल आया था। रोशनी दूर दूर तक नजर आ रही थी। मैं खड़ा हो गया, आखिर शोर कहाँ से आया। तब मैं देखता हूँ कि जो हमारे गांव का शमशान है, वहाँ पर कुछ परछाई दिख रही है। परछाई जैसा नज़र आ रहा है कि जिसे दो लोग हों, लेकिन मैं साफ साफ देख नहीं पा रहा था। मैं अब सोचने पर विवश हो गया कि भाई ये कोई भी है, ये रात के टाइम इस शमशान में अब क्यों आया हुआ है, शमशान में उनका आने का मतलब क्या है। मैं कुछ अब ऐसे ही दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा। और तब तक एक बार फिर शोर सुनाई पड़ी। मेरे ध्यान फिर उसी तरफ खींचता है और तब मैं देखता हूँ कि जो दो लोग दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक भाग रहा था, आगे की तरफ भाग रहा था और चिल्लाते जा रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है, नहीं रहना है। लेकिन आवाज़ लड़की की थी, तेजी से भागती हुई, चिल्लाती हुई, और हमारी ही तरफ वो भागते हुए आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया, भाई इतनी रात को, वो भी शमशान के जगह पर, ये लड़की, और वो भी जवान लड़की देखने में, ये क्यों यहाँ पर आई हुई है, कौन इसका पीछा कर रहा है, कौन इसके साथ में बदतमीजी कर रहा है। मैं हैरानी से देखने लगा था। अब जो भी था, दूसरा व्यक्ति जो शमशान के अंदर बैठा था,
वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। लेकिन वो जो लड़की थी ना, डरी हुई हमारे ये जो अपना ट्रक जहाँ रखते थे उस गेट पर आ गई थी, उस गेट पर आ गई थी। मैं छत पर से देख रहा था, मैं छत से उस लड़की को झांक कर देख रहा था। देखने में चांद की रोशनी में अब जवान तो लग रही थी, लेकिन इतना भी मुझे साफ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी जो मैंने हुलिया देखा अब तो ठीक ही ठाक लग रही थी। मतलब ये हमारे गांव की तो हो ही नहीं सकती थी, तो फिर कौन सी गांव के हैं? आइए रात में यहाँ शमशान में क्या करने आई थी? मेरा मन तो हुआ कि मैं अब उससे पूछूं, लेकिन अनजानी लड़की थी, मैं उसको जानता नहीं, ना हमारे गांव की थी, हिम्मत नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब लड़की आकर के हमारे गेट पर खड़ी हो जाती है और सांस लेने का लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करती है, मुझे लगा कि ये घबराई हुई है, डरी हुई है, इससे बात करना चाहिए। लेकिन मैं छत से नहीं, मैं नीचे उतरता हूँ और फिर अपना जो बड़ा सा गेट है खोल देता हूँ। जैसे गेट खोलता हूँ और डर जाती है, भयभीत हो जाती है। वो भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती, रुक करके और मेरी तरफ देखने लगती है। तब मैं उसको सही जगह से, मैं सही पोजीशन से देखता हूँ तो वो 24-25 साल की एक युवती थी। लाल रंग के सूट जैसे पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें हिरनी की तरह थी और डरी हुई दिखाई दे रही थी, सहमी हुई डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं पूछता हूँ कि कौन हो आप और आपके साथ में ऐसा क्या हो रहा है? आप शमशान में रात में क्या कर रही थी? मैं बहुत सारा सवाल उससे पूछ लिया था। वो और डर गई थी, वो और डर गई थी। वो भागने की हो रही थी लेकिन ना जाने क्यों नहीं भाग रही थी। मैं कहने लगा कि देखो, डरो मत, डरो मत, तुम हो कौन? हमारे गांव के तो तुम हो नहीं, तो कौन सी गांव की हो? आइए, तुम शमशान में किसके साथ में आई हो? वो शमशान के बारे में बताऊं? कभी कभी वहाँ पर टोना टोटका ऐसा किया हुआ मिलता था। कभी कोई दीपक जला के छोड़ देता था। मैं जब रात के आता था ना, तो वहाँ से रोशनी मुझे नज़र आती थी, जलता हुआ दीपक। मैं समझ जाता था कि लोग अब टोना टोटका किए होंगे, कुछ न कुछ उस जगह पर होता रहता था रात के टाइम में। मुझे लगा कि कुछ ज़रूर ये भी टोना टोटका कुछ करवाने के लिए आई होगी, इसके ऊपर में कुछ ऐसी बात होगी। मैं तो सब कुछ यही समझ रहा था। मैं कहने लगा, घबराओ मत, घबराओ मत, बात क्या है तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन तुम हो किस गांव की? वो उंगली उठा करके एक साइड में इशारा करने लगी। जिधर इशारा कर रही थी वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था, 10-12 घर का गांव था। और उस गांव के कुछ लड़के जो थे मेरे दोस्त थे, लेकिन इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था। मैं उस गांव में बहुत कम जाता था और जब से ट्रक चलाने लगा था तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं कहने लगा, तुम उस गांव की हो? और तब वो सर हिला देती है। मैं कहता हूँ, डरो मत, वहाँ पर मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। तुम किसके घर की हो? वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी। अब मैं घबराने का, डरने का रीज़न पूछता हूँ, शमशान की तरफ इशारा करने लगती है। मैं अब शमशान के साइड में देखता हूँ। मैं कहता हूँ, तुम डरो मत, मैं आगे देख के आता हूँ, आखिर बात क्या है। लेकिन जब मैं थोड़ा दूर आगे बढ़ता हूँ, जहाँ से शमशान पूरा एरिया साफ दिख रहा था, और वहाँ शमशान में कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं थी, ऐसे ही बस कुछ खाली ज़मीन थी, जो कुछ आगे साइड में पेड़ लगे हुए थे, बस इतना ही था। मैं देख लेता हूँ, चांद की रोशनी में पूरी जगह खाली है। जो मुझे छत से अब 2 लोग दिखाई दे थे, एक तो ये लड़की थी, एक कोई और था। अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसी शख्स को तलाश कर रहा था, लेकिन जब मुझे दिखाई नहीं देता है और तब मैं लौट आता हूँ, और तब तक लड़की ज़मीन पर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी वो जैसे डर से कांप रही थी। मैं कहता हूँ, डरने की बात नहीं है, अब तुम बताओ कौन हो और वाकई में तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। वो अभी भी इस हालत में नहीं थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि अपना नाम, पता और कुछ बता पाएगी। और तब मैं कहता हूँ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अब देखो आधी रात हो चुकी। मैं उस लड़की से कहता हूँ, देखो मैडम, वो कौन था मैं छत से ज़रूर देखा था, लेकिन अब डरने की अब वजह नहीं है मुझे पता तुम्हारे साथ में क्या खेल हुआ। लेकिन देखो आधी रात हो चुका है, तब तुम यहाँ से जाओगे कैसे? क्या तुम अपने घर तक, अपने गांव तक जा सकती हो? वो कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम डरी हुई हिरनी के माफिक बैठी नजर आ रही थी। और तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी, आप अंदर आ जाओ।
अंदर में आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगी, मेरी बात मानो। तब जाकर के उठ के खड़ा हुई, लेकिन शायद संकोच कर रही थी। उसके मन में चल रहा था कि क्या मैं इस चार दीवारी के अंदर जाऊं, क्या मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं। शायद उसके मन में ये सब ख्याल चल रहा था, क्योंकि मैं भी एक जवान लड़का था। शायद इस वजह से वो अंदर अंदर घबराई थी। अब आखिरकार रीजन क्या था, बात क्या था शमशान में उसके साथ, मुझे तो नहीं मालूम था, उसको तो अच्छी तरह से पता था। अब वो बता नहीं रही थी, लेकिन वो उठकर खड़ी हो चुकी थी, अंदर आ गई। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ तो एक बार मुड़ के देखती है, मतलब जैसे चौंक गई थी कि दरवाज़ा बंद करके अब मतलब तो समझ ही चुके हो, इतना वो डरी हुई नज़र आ रही थी। मैं कहता हूँ मैडम घबराने की ज़रूरत नहीं है, आओ मैं अपने आप को पानी पिलाऊं। मैं उसको लोटे से पानी देता हूँ, पानी पीती है। चारपाई पर कहता हूँ आप बैठ जाओ, अब देखो अगर उचित समझो तो मुझे अपनी बात बता सकती हो, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब आधी रात हो चुकी है, कुछ ही घंटे की बात है, अब फिर सुबह हो जाएगी, अपने घर आप निकल जाना। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह में अपने काम पर जाना है, ट्रक चलाने जाना है, तो मैं सारी रात तो जाग नहीं पाऊँगा। वो जो लड़की है ना, उसी खाट पर बैठी हुई थी और बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसे कई बार जिक्र कर चुका था कि आप कुछ अपने बारे में बताओ, क्या हुआ था शमशान में, वो दूसरा शख्स कौन था, और लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे लगा कि छोड़ो, हमें क्या करना है, अब हमने अपना जो काम था मैंने कर लिया। अब लड़की यहाँ पर सुरक्षित है, डरने कोई बात नहीं है। अब मैं अपने छत पर चला आता हूँ, मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब फिर वही बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। जैसे बूंदाबांदी शुरू होती है, मैं भाग कर के नीचे आता हूँ। नीचे जैसे आता हूँ, जिस चारपाई पे मैं उस लड़की को बिठाया था, लड़की तो थी ही नहीं। मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, जितना भी एरिया था सब मुझे नज़र में आ था, लेकिन कहीं पर भी लड़की का अता पता नहीं था। कमरा जो मेरा बंद था उसको खोलता हूँ, कहीं इसके अंदर ना चली गई हो, लेकिन उसके अंदर भी नहीं थी। मैं हैरान हो जाता हूँ, बड़े वाले गेट पर आता हूँ, गेट देखता हूँ अंदर से ही बंद है। तो फिर गई कहाँ पर, इतनी बड़ी बाउंड्री को तो ये लड़की पार नहीं कर सकती। तो आखिर अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहाँ गई। मैं तो भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, समझ रखा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं था। मेरी नज़र में जो भी भूत प्रेत थे ना, बड़ा भयानक, जो लोगों को डराने का काम करते थे, लोग उनको देख करके डर जाते थे। हाँ, ये तो ऐसी लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, ये भूत तो हो ही नहीं सकती थी। मेरा ध्यान तो इस तरफ आता नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से तो ये जरूर निकल गई है, चल गई है बाउंड्री कूद करके। इसके बाद बरसात भी शुरू हो गई थी। अब मैं भी थका हुआ था, अधूरी नींद का मज़ा अब मैं पूरी नींद का लेना चाहता था। अब उसी चारपाई पर, जिस चारपाई पर वो बैठी थी, उसी चारपाई पर मैं आकर के लेट जाता हूँ। कुछ ही देर में मुझे तगड़ी वाली नींद आ जाती है। जब मैं महसूस होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में इस चारपाई पर और भी कोई है, तब मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। देखता हूँ कि वही लड़की मेरे बगल में लेटी हुई है, लेकिन अपना मुंह दूसरी साइड किए हुए है। जब मैं उस लड़की को देखता हूँ इतना नज़दीक, दिल धक धक करने लगता है। ये कब आ गई, ये तो चली गई थी, ये कब आ गई, ये मेरे साथ क्यों सट के सो रही है। मन में तो बड़ा अजीब अजीब ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं जवान था भाई, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, लेकिन मैं कंट्रोल किए हुए था। लड़की आंख बंद करके जैसे गहरी नींद में हो, मैं उसको उठाने का कोशिश नहीं किया। मैं उसको कई बार अपनी नज़रों से देखा, मुझे लगा कि ये तो सो रही है, चलो सोने दो सोने दो, अब होगी सुबह में बात कर किया जाएगा। आखिर इसके साथ में ये चक्कर क्या चला था रात में, किससे डर के भागी थी, क्यों अपना गांव छोड़ करके रात के टाइम शमशान में आई थी। मैं उस टाइम उस लड़की को, सोते हुए लड़की को उठाया नहीं। अब मुझे भी अब थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक जगा रहा था, लेकिन वो तो जैसे एक बार सोई मुझे दिखाई दी, वो तो करवट भी नहीं बदली थी, उसी हिसाब से अपना सोई हुई थी। आखिरकार मैं भी सो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई
और मैं गहरी नींद में चला गया था। जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना, तो बिस्तर फिर खाली, लड़की गायब थी। मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, बाउंड्री के चारों तरफ। अब तो दिन का टाइम था, बरसात थम चुकी थी, लेकिन बादल जमे हुए थे। कमरे के अंदर झांक के देख लेता हूँ, उसमें भी नहीं है। तब मेरा दिमाग चकरा जाता है। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, मुझे जल्दी नहाना धोना था, मुझे घर भी जाना था, घर से कपड़े लत्ते बदलने थे। इसके बाद फिर वापसी आकर के ट्रक निकालना और फिर अपने काम धंधे पर निकल जाना। मेरे पास वक्त की कमी थी। मैं चारों तरफ निगाहें तो मार लिया था, तब मुझे लगा सुबह हो गई है, कहीं से इसको बाउंड्री टप गई होगी और चली गई होगी। मुझे यही ख्याल आया था। इसके बाद तो मैं अपने काम में अब मसरूफ़ हो गया था। मैं नहाना धोना, घर पर जा कर के कपड़े बदल करके खाना वाना खा करके जल्दी से वापस आ जाता हूँ। मैं इस बार उस लड़की को तलाशता नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि मैं तो देख चुका था, उसमें थी नहीं। लेकिन जहन में वही ख्याल चल रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ में क्या हुआ था। इतनी खूबसूरत लड़की, रात के टाइम शमशान वाले इलाके में, और वो भी कोई दूसरा शख्स था। मैं उसको देख नहीं पाया था कि स्त्री है या पुरुष है। बस यही बात का मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। मैं रास्ते में यही सब बातें सोचते हुए शहर पहुंच गया था। इसके बाद जो काम धंधे में लगा ना, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। जब रात हो गई, मैं फिर लौटने लगा था। सारा दिन तो मैं अपने काम में मस्त रहा। जब मैं रात को अपने ठिकाने पर लौटने लगा, तब ज़्यादा रात हो चुकी थी। हालांकि आज भी आसमान में बादल घिरे हुए थे, लेकिन छिटपुट थे। चांदनी रात थी और कभी कभी जो चांद था बादल में छिप भी जाता था, तब अंधेरा हो जाता था। लेकिन जब मैं अपना ट्रक लेकर के अपने अहाते में आता हूँ, गेट खोलता हूँ, ट्रक अंदर करता हूँ, तब मैं समय देखता हूँ तो रात के करीब 11 बज चुका था। आज बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आसार जरूर बन रहे थे। मुझे लगा कि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैं ट्रक को लॉक करता हूं, फिर मैं अपना गेट बंद करने का जा रहा था कि मैं बाहर निकल जाऊं, अपने गांव की तरफ चला जाऊं। तभी गेट पर वही लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वही कपड़ा, वही लत्ता, वही डरा हुआ चेहरा, लंबे लंबे बाल अब उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे मुझे नज़र आती है, मैं कहता हूँ, तुम तो भाग गई थी ना, फिर तुम आ गई। तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। पहली बार उसने मुझे संबोधित किया था, भैया भैया। मैं अब उसकी आवाज़ सुन रहा था। बड़ी मोहक आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी। तब मैं कहने लगा कि हाँ, बोलो बोलो, तुम तो भाग गई थी, फिर तुम आ गई। आज क्या बात है? पहली बार तो तुमने कुछ बताया नहीं, और आज फिर तुम आ गई हो मुझे परेशान करने के लिए। अब बताओ भी, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? तब कहने लगी, भैया मुझे शरण दे दो, मुझे इस जगह पर शरण दे दो। मैं इसी जगह पर कुछ दिन निकालना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। नौजवान लड़की अब तो मुझे भैया कह रही थी। शायद उसको डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि अगर मैं भैया बोलूँगी तो मैं सेफ रहूँगी, सुरक्षित रहूँगी। लेकिन मेरा भी ऐसा कुछ इरादा नहीं था। मैं अब उसको बहन की तरह ही मैं उसको देखने लगा। भैया बोली तो मुझे अब बहन ही तो बोलना पड़ेगा। मैं कहने लगा, बहन देखो, मैंने तुमसे कल भी पूछा था, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बताई। इसके बाद तुम मेरे ही बिस्तर पर, उसी चारपाई पर मेरे साथ में सारी रात लेटी रही। मैं तुम्हें उठाया नहीं। मैंने चला कि तुम थकी होगी, बड़ी परेशानी में होगी, चलो कोई बात नहीं, सुबह तुमसे बात कर लेंगे। लेकिन सुबह तुम बिना बताए हुए फिर गायब हो गई। एक बार और तुम गायब हो चुकी थी। तो ये सब रहस्य क्या है, चक्कर क्या है, क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? तब वो फिर रोने लगी। कहने लगे, भैया मैं पूरी बात बताती हूँ, मैं आपको कुछ भी बात नहीं छिपाऊंगी। मैं कहने लगा कि देखो, अगर तुम्हें सच्चाई बताना है तब तो मेरे इस जगह पर तुम रह सकती हो, आ सकती हो, और नहीं झूठ बताना है तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करने वाला। जिस गांव के तुम बता रही हो ना, वहाँ पर मेरे कई जानने वाले लोग रहते हैं, मेरे कई दोस्त रहते हैं। मैं कभी कभी मेरे पास वक्त होता था, अपने दोस्तों के पास जाता था, लेकिन अभी मेरे पास में वक्त मिला ही नहीं।
नहीं तो मैं तुम्हारी जानकारी जरूर निकाल सकता हूँ। तब वो घबरा गई थी। उसको लगा कि ये लड़का बहुत कुछ जान सकता है। अब कहती है भैया मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं आओ बैठो आप उस चारपाई पर, अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अब मैं क्या करता, मैं तो अपने घर जाने का तैयारी में था, गेट बंद करने वाला था, लेकिन उस लड़की ने आकर के मुझे रोक ही दिया था। मुझे लगा कि चलो इसकी बात सुन लेते हैं। और इसके बाद मैं चारपाई पर बैठ जाता हूँ। अब मैं भी कहता हूँ बहन तुम भी बैठ जाओ, जो भी बताना है अब सच बताना, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जा कर के आंखें झुका लेती है। अब फिर कुछ देर तो चुप्पी अब उसकी रहती है। अब फिर मुझे टोकना पड़ता है, अरे बहन कुछ बोलो भी, देखो मुझे घर भी जाना है, मुझे अपने गांव पर मेरे परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, और जो भी बताना है जल्दी से बताओ। आखिरकार वो बोलना स्टार्ट करती है। कहती भैया अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं एक आत्मा हूँ तो क्या आप विश्वास करोगे? मेरी तो हंसी निकल गई थी। मेरे जो मन में सब चल रहा था कि जो भी आत्मा जो प्रेतात्मा चुड़ैल वगैरह होती हैं बहुत ही भयानक किस्म की होती है, जो मैंने सुना था अपने गांव के लोगों के द्वारा, तो मन में वही सब जो चित्र वगैरह बनती थी कि भाई चुड़ैल तो बड़ा खतरनाक होती है, बड़ी बड़ी उसकी नाखून होता है, पंजा बड़ा बड़ा होता है, लाल लाल आंखें होती है, देखने में डरावनी होती है, तो आत्मा तो उसी कैटेगरी की होगी, उनमें इसमें फ़र्क क्या है? तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हंसते हुए कहता हूँ फिर तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया, अरे सच्चाई बताओ जो तुम हो। तब कहती भैया मैं वास्तव में एक आत्मा ही हूँ। अब मैं थोड़ा शांत हो गया था। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, कहीं ये वास्तव में आत्मा है, लेकिन जब मैं देख लेता हूँ ये तो आम लड़की की तरह है। तब मैं कहता हूँ बहन अब देखो, अब तुम ज़्यादा ही कुछ झूठ बोल रही हो, कहाँ से तुम आत्मा हो? मैं तुम्हें आत्मा कैसे मान लूँ? आत्मा क्या ऐसी होती है जो मैंने किस्से कहानियाँ लोगों द्वारा सुनी हुई हैं? आत्मा तो बहुत डरावनी होती है, बड़े बड़े उसके नाखून पंजे होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, डरावनी होती है, लोगों को मारने पीटने का काम करती है। मैं सब कुछ जो जानता था उसको बताता गया। तब वो रोने लगी कि भैया मैं ऐसी नहीं हूँ, वो जो बात कर रहे हो और भी कई तरह का आत्मा होती होगी जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, मैं इसी संसार में आकर के फंस गई हूँ। मैं फिर उसको तरफ देखता हूँ, फिर कहता हूँ झूठ। तब कहती नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा, अब डर से। ये आत्मा है मेरी चारपाई पर बैठी हुई है मेरे बगल में, अब ये कुछ मेरे साथ में कर दे तो। मैं अब उठने का मन बना लिया था। तभी मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं भैया मुझसे डरो मत, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बैठो बैठो, मैं आपको कुछ ऐसे गलत कुछ करने वाले नहीं हूँ और ना मैं करने की कोशिश करूँगा, आप मेरी बात सुन लो, अब इसके बाद में जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। डरा हुआ था मैं। जब वो बोलती है कि आप मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो आपको लगे उचित वो करना। मैं अब तो डर चुका था, मुझे लगा कि भाई यहाँ से भागूंगा तो ये तो आत्मा है, प्रेतात्मा है, ये तो मेरे साथ में कुछ भी कर सकती है, मुझे पकड़ सकती है, मुझे भागने नहीं दे सकती। मैं फंस गया था, डर चुका था, मेरा बदन अंदर से हिला हुआ था डर के वजह से, और वो मुझे भांप गई थी कि मैं डरा हुआ हूँ। मेरे हाथ पर हाथ रख के कहती भैया आप मुझसे डरो मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं तो खुद इस जगह पर मुसीबत में फंसी हुई हूँ, मैं तो छुटकारा चाहती हूँ कि इस जगह से मैं कहीं अपने स्थान पर चली जाऊँ जहाँ मैं पहले रहा करती थी, लेकिन मैं इस जगह से जा नहीं पाती ना, मैं इस जगह फंसी हुई हूँ। मैं अब उससे कई सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कि आज तो तू गया, ये आत्मा प्रेतात्मा किसी की नहीं होती है, ये किसी का सगे नहीं होती है, अब ये मेरा काम तमाम कर देगी। लेकिन बार बार वो लड़की मुझे आश्वासन दे रही थी कि भैया आप मुझसे डरो मत। आखिरकार जब कुछ टाइम गुजर जाता उसके साथ बैठे हुए, कई बार मुझे टच कर लिया मेरा हाथ पकड़ करके, तब मुझे लगने लगा कि तो मारना चाहती तो कल रात भी जब मैं इसके बगल में लेटा था तब भी मार सकती थी, मुझे तो नहीं मारा ना। आज भी जब इतनी नज़दीकी मामला है तो मुझे बताती क्यों अपनी कहानी, मुझे भी मार डालती। तब मेरा डर जो था ना धीरे धीरे कम हुआ। मैं कहने लगा कि आखिर बहन बात क्या है,
तुम आत्मा प्रेतात्मा जो भी है तुम बनी कैसे? वो कहने लगी भैया ये लंबी कहानी है, मैं इतना तो नहीं बता सकती, ना मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मैं हूँ आत्मा। मैं एक दूसरी जगह पर मैं रहा करती थी, मुझे उस जगह पर सुकून मिलता था और भी आत्माएं थी वहाँ पर। तो एक तरह से हम आपस में बातचीत करते रहते थे। लेकिन रात के टाइम में एक डायन आती थी, तंत्र मंत्र करने वाली, और वो हम सभी पर वो अपना जादू टोना करती थी। बाकी आत्माएं तो भाग गई, लेकिन मैं पकड़ी गई। मुझे पकड़ करके अब फिर अपने साथ लेकर के चली गई। मुझे यहाँ तक याद है, इसके बाद मुझे ये अंधेरे में अपने आप को पाती हूँ। अब मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैं किस जगह पर हूँ, अब कैसे निकल पाऊँगी इस अंधेरे में। लेकिन जब मैं इस शमशान में आती हूँ ना, और जब मुझे आदेश देती है कि देखो तुम अब मेरी गुलाम हो, मैं तुमसे जो बात कहूँ उसको तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मालिक हूँ और तुम मेरी दासी हो। इसी शमशान में ला कर के मुझे कई तरह का गलत काम करने की कोशिश करती थी। मैं अब एक तरह से गुलाम बन चुकी थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो मुझ पर दबाव डालती, मुझे कष्ट देती अपने तंत्र मंत्र के द्वारा। अब मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया इंसानों के साथ में, लेकिन उसने बहुत कोशिश किया कि मैं गलत करूं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी करने का सोची नहीं थी। अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो इस बात से बहुत खौफ लगता था जब उसके आसपास में और भी आत्माएं मुझे दिखाई देती थी, लेकिन आत्माएं वो मेरी तरफ नहीं, बड़ी ही डरावनी आत्माएं होती थी। वो मुझ पर हमला करती थी, मुझे सताती थी, वो तंत्र मंत्र से बुलाती थी। अब मुझे इस तरह से कर दिया जाता था कि मुझे उसका कहना मानना ही पड़े, और तब मैं हार जाती थी। अब कहती थी कि हाँ मैं आपके कहना मानूंगी, लेकिन जब मुझे आदेश मिलता था कि हाँ इस जगह पर जाओ, इसको परेशान करना है, मैं जाती जरूर थी, लेकिन मैं परेशान नहीं करती थी। मैं उस आदमी का, उस औरत का पीछा करती थी, और जब भी मौका मिलता था उसे मैं सचेत कर देती थी कि भाई तुम दूर रहो, दूर रहो। इस तरह मुझे इस जगह पर कम से कम 5-6 महीना से ज़्यादा बीत गया है। वो जब भी मुझे ऐसा करने की कोशिश करती थी, उसको पता लग जाता था कि मैंने किसी का नुकसान तो नहीं, भला जरूर किया हूँ, तब मुझे बहुत ही टॉर्चर करती थी। इसी शमशान में वो आत्माएं को बुलाती थी जो मुझ पर टॉर्चर करती थी। अब मैं चीखती थी, चिल्लाती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं गलत काम नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसी आत्मा नहीं हूँ, किसी को तकलीफ में मैं नहीं डाल सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ बुरा कर्म किया है तब मैं आत्मा बनी हूँ। अब फिर आत्मा बनकर भी बुरा कर्म करूँगी तो मेरी तो मुक्ति मिल नहीं पाएगी। चाहे मुझे कुछ भी करो, मैं गलत काम नहीं करूँगी। लेकिन वो लोग मुझे छोड़ते नहीं थे, वो डायन मुझे छोड़ती नहीं थी, मुझे तरह तरह से तकलीफ दिया जाता था। वो प्रेतात्माएँ आकर के जो बहुत डरावनी होती थी, मेरे साथ में बहुत तकलीफ, बहुत टॉर्चर करती थी। भैया अब मैं इतनी दुख तकलीफ में घिरी हुई हूँ, अब मैं इस जगह से जा भी नहीं सकती। आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, कुछ दिन इस घर में मुझे रहने दो, मुझे इस घर में रहने दो। उसकी बात सुन कर के मुझे दया आ चुकी थी। ये तो बहुत ज़्यादा मेरी सोच से परे की बात थी। ऐसा तो मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि आत्माओं में भी ऐसा होता है, जो एक आत्मा अच्छी होती है और एक बुरी होती है। उस रात मुझे समझ में आया था कि जो मैं सोचता था वो तो बहुत गलत है। मैं तो एक ही तरफ सोचता था कि आत्माएं जो होती हैं वो बुरी ही होती हैं, लोगों को डराने, धमकाने, मारने का काम करती थी। लेकिन कुछ ऐसी ही आत्माएं होती हैं जो लोगों को भला सोचती हैं। मैं कहूँ ना, उस लड़की की बात सुन कर के मैं अंदर तक हिल गया। तब मैं कहने लगा, बहन अब बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तब कहती है, भैया मुझे कुछ दिन इसी जगह पर रहने की इजाज़त दे दो, मैं इस जगह पर खुश रहने की कोशिश करूँगी, और जैसा आगे होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप मेरी मदद ज़रूर करना भैया, आप मेरी मदद ज़रूर करना। उसकी बात में इतना करुणा था, मैं तो हिल चुका था। कहने लगा कि बहन मैंने मान लिया आपका मदद करता हूँ, अगर उस डायन के मेरे बारे में पता लग जाएगा तब वो मुझे छोड़ देगी क्या?
तब वो कहती है, हाँ भैया, इसके बारे में मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपके इस घर में आई हूँ ना, वो डायन तो मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाई है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जो इस जगह पर रहना बिल्कुल सही रहेगा। ये घर मेरे लिए सुरक्षा की दृष्टि से सही है। ज़रूर इस घर में ऐसी कोई शक्ति है जो उस डायन को नहीं देखने देती है। वो इस घर में वो डायन पहुँच ही नहीं सकती है। तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इस घर में रहने दो। मैं कहने लगा कि बहन, इससे पहले तुम कहाँ रहती हो? तब कहती है, भैया उस जगह का मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता है। अब तो वो अचानक मुझ पर हमला करके अब मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैं उस जगह के बारे में जब देखूंगी तो खुद मैं पहचान सकूंगी, लेकिन उसके एरिया के बारे में आप नाम पूछोगे कि किस जगह पर है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। मेरा हृदय बिल्कुल कहूँ ना करुणा से भर चुका था। मुझे लगा कि हाँ, इस लड़की की मदद करना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि बहन, ये तुम्हारा ही घर है। जब तक तो तुम्हारा इच्छा है तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। तुम्हें कुछ ही चीज़ का जरूरत हो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम उस जगह का नक्शा बताओ जहाँ पर तुम रहा करती हो। मैं तो ट्रक चलाने का काम करता हूँ ना, मैं तो घूमता रहता हूँ। अगर वो जगह मेरी नज़र में आ जाता है तो मैं तुम्हें ज़रूर उस जगह तक छोड़ दूँगा। तब कहने लगे, भैया अभी मेरा जो दिमाग है अब उस हद तक पहुँच नहीं पा रहा है। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। कहने लगे, भैया मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए इतना उपकार कर दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं इस जगह पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। वो डायन आज भी मुझे तलाश कर रही है, उसकी आत्माएं मुझे ढूंढ रही है, लेकिन इस घर में कुछ न कुछ ऐसी शक्ति है जो इस घर तक वो लोग पहुँच नहीं पाते। अब जो मेरा माथा था ना, अब दूसरी लाइन में घूम चुका था। लड़की 2 बार बोल चुकी थी। इस घर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो डायन और उसकी आत्माएं इस जगह पर नहीं आ रही है। तभी मुझे ध्यान आ गया कि हाँ, है ना, हमारे कुल देवता हैं। हमारे पिताजी अब इस चीज़ को बहुत मानने वाले व्यक्ति थे। हमारे इस जगह पर कुल देवता का भी पूजा किया जाता था। जब हमारे घर में पूजा होता था तो मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग यहाँ आकर पूजा करते थे। और आखिरकार बोरिंग के कुछ ही दूर पर अब हमारे जो पिताजी है शिवलिंग भी स्थापित कर रखे थे, झंडा भी लगा हुआ था। मुझे सब कुछ अब धीरे धीरे पता लगने लगा कि ज़रूर भगवान की शक्ति की चमत्कार है। भगवान भी चाहते हैं कि लड़की यहाँ पर सुरक्षित रहे। मैं अब उस लड़की की तरफ देखता हूँ, कहता हूँ, बहन देखो, अगर तुम मुझे अब मेरे घर में चलना चाहो तो वहाँ भी जा सकती हो। तब कहती है लड़की, नहीं नहीं भैया, मैं तो अपने आप को यहीं पर सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। आप जाओ, आप मेरे लिए यहाँ पर मत रुको, मैं अब यहाँ पर सुरक्षित रहूँगी। जब मुझे याद आ जाएगा ना उस एरिया के पता जहाँ मैं रहा करती थी, कुछ भी बात मुझे याद आती है ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मुझे उस जगह पर पहुँचना है, वहाँ पर मेरा बहुत सारे जो साथी वगैरह मित्र हैं, मैं वहाँ पर बहुत आनंदित रहती थी। मैं कहने लगा, बहन चिंता मत करो, जब भी तुम्हें याद आए अब मुझे बता देना। तो क्या मैं इस जगह से जा सकता हूँ, अपने घर अपने गांव जा सकता हूँ? तब कहती है, भैया आप बेफिक्र जाओ, मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूँगी और मैं आपका रखवाली भी करती रहूँगी। तब मुझे हंसी आ गया था। यानी कि बहन, यहाँ कुछ ऐसा धन वगैरह नहीं है, मेरा तो पुराना ट्रक है, अगर चोरी भी हो जाए ना तो मुझे गम नहीं है। इस ट्रक से तो मैं कहूँ ना कि मैं परेशान हो चुका हूँ। तब कहती है, भैया ऐसा नहीं बोलते, आखिर बात क्या है ट्रक में? तब मैं अपनी पूरी कहानी बताने लगता हूँ कि बहन, मेरे परिवार के लोग तो राजी नहीं थे ट्रक खरीदने के लिए, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। वो लोग कह रहे थे कि देखो, पुराना ट्रक खरीद करके तुम नुकसान उठा लोगे। मानता हूँ ट्रक सस्ते में मिल रहा है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस वगैरह है ना, वो बहुत महंगी बैठती है। लेकिन मैं उस टाइम में जोश में था और जोश में होश खो ही बैठा था। मुझे लगा कि ट्रक सस्ते मिल रही है, चलो ले लेते हैं। मैं अपने परिवार की बात नहीं मानता हूँ और वो भी मेरी जिद के आगे हार जाते हैं और ट्रक खरीदवा देते हैं। लेकिन अब मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। जितना मैं कमाता हूँ ना, समझ लो कि 100 रुपये में 70 रुपये तो इसी में खर्च हो जाता है, मात्र 10 रुपये बचता है। 10 रुपये में क्या अपने
परिवार को क्या दूंगा। मेरी अभिलाषा थी कि मैं नया ट्रक ले लूं, लेकिन अभी मेरी पोजीशन ही नहीं है। अगर मैं इस ट्रक को बनवाऊं तो कम से कम लाख रुपए का खर्चा है। मेरी जो बहन थी सब मेरी बात को सुन रही थी। अब फिर मैं कहने लगा, बहन अब तुम रहो आराम से, अब मैं अपने घर के लिए चल रहा हूँ। इसके बाद कुछ बोली नहीं थी। मैं सारा रास्ता, गेट तो मैं बंद कर चुका था, अब मैं सारा रास्ता उसी के बारे में सोचता रहा था। आखिर ये आत्मा कैसी बनी होगी। ये भले घर की अब बेटी है, बड़े घर की बेटी जैसा लग रहा है। अब बोलने का, चलने का, बातचीत का तरीका बड़ा सभ्य है। ये उन दुष्ट आत्माओं की तरह नहीं है जो मैं किस्से कहानियों में पढ़ा करता हूँ, गांव के लोग बताया करते हैं। ऐसी वो लड़की नहीं है। आखिरकार अपने घर पहुँचता हूँ। ये बात मैं अपने परिवार को किसी को नहीं बताता हूँ। और रात भी हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि नहीं, ये बताना ठीक नहीं है। अब हमारे परिवार के लोग संदेह करेंगे, तुमने किसी आत्मा को हमारे घर में कैसे शरण दे दिया। 36 तरह की बात हो सकती थी, इसलिए मैं चुप ही रहना उचित समझा था। मैं रोज़ सुबह निकलता था, जाता था, नहा धो करके ट्रक खोलता, वहाँ पर ट्रक निकालता था। और तब तक तो दिन होता था, वो लड़की मिलती नहीं थी। लेकिन जब रात को आता था ना, तब वो लड़की मुझे ज़रूर मिलती थी। मुझसे पूछती थी कि भैया आज कमाई हुई। तब मैं कहता था कि बहन कमाई तो होती है, लेकिन इस ट्रक का कोई भरोसा नहीं है। आज मैंने चलो कमा भी लिया, 10 दिन कमा लिया, लेकिन 11वें दिन इसमें लगाना भी तो पड़ेगा। ये कमाई थोड़ी बोल सकते हैं। मैं तो एक तरह से हाथी पाल लिया हूँ। मैं उदास भी था, मुझे सब कुछ अब महसूस हो रहा था कि मैं ट्रक लेकर के घाटे का काम किया हूँ। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस मेरी तरफ देखती थी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत चुका था। जब मैं एक रात को आता हूँ ना, बड़ा खुश नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। तब मैं कुछ देर उससे बैठ के मैं जरूर बात करता था उसी चरपाई पर। अब मैं उस चरपाई पे बैठ जाता हूँ और मेरे बगल में आके बैठ जाती हूँ। उसको मुस्कुराते देख करके मैं कहता हूँ, बहन आज बड़ा खुश नज़र आ रही हो, कुछ बात अलग है क्या। तब कहती है, भैया मुझे उस ठिकाने का पता लग गया है जहाँ पर मैं रहा करती, इसलिए मैं खुश हूँ। और मैं आपको बता भी सकती हूँ। मैं पूछता हूँ कि हाँ हाँ बताओ। तब एक जगह बताती है, कहती है वहाँ पर एक कुआं भी है। और वह कुछ ऐसी चीज़ भी बताती है जो मुझे जहन में याद आ जाता है कि हाँ, इस कुआं का जो लड़की बता रही है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति ये तो मैं देख चुका हूँ। एक बार मेरा ट्रक तो उसी जगह पर ख़राब हुई थी, वो भी दिन के टाइम में। मैं उस जगह को भूलता भी नहीं हूँ। बड़ी परेशानी मुझे उठाना पड़ा था। तब मैं कहता हूँ कि मैं उस जगह को जानता हूँ, मैं आपको लेके चल सकता हूँ। लड़की खुश हो जाती है। कहती है, भैया एक दूसरी खुशखबरी भी मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ क्या, अब क्या। कहती है, भैया आप परेशान रहा करते थे ना, आपको लगता था ना कि ये ट्रक धोखा देगी और आप इस ट्रक को मरम्मत कराना चाहते थे, नया इंजन बनवाना चाहते थे। मैं कहता हूँ हाँ, ये तो मेरा सपना ही था, लेकिन इतना पैसा मेरे पास में इकट्ठा होता ही नहीं है कि मैं नए तरह से काम करा सकूं। अब तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तब कहती है, भैया उतना पैसा मैं तो आपको दे सकती हूँ, इतना पैसा जो आप इंजन बदलवा सको। अब उतना पैसा तो नहीं है कि मैं आपके लिए ट्रक खरीदवा सकती हूँ। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, बहन तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें पैसे से मोह माया कहाँ से हो गई। तब वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है, उसी डायन का पैसा है। डायन है जो वो पैसा छुपा कर रखती है। और वो पैसा मुझे याद आ गया। पैसा कहाँ रखा हुआ है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप चलोगे मेरे साथ में तो मैं पैसा आपको बता सकती हूँ कि पैसा कहाँ पर है। इतना सारा पैसा है, मुझे लगता है कि आपका इंजन का तो नया काम हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर के खुश तो हो गया था। तब मैं कहने लगा, बहन ये आपका पैसा भी नहीं है ना मेरा पैसा है, चलो मान लेता हूँ डायन का पैसा है, क्या डायन का पैसा मुझे लेना चाहिए। तब वो आत्मा लड़की हंसती हुई कहती है, भैया वो जो पैसा है ना उसका भी नहीं है, वो तो लूटा हुआ पैसा है। अब उस पैसे में कोई दोष नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि देरी मत करो, मैं लेके चलती हूँ और फिर मैं भूल जाऊँगी। आप जल्दी से जल्दी उस पैसे को हासिल कर लो। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन प्रेतात्मा लड़की मुझे
दलील पर दलील देती जा रही थी कि भैया उसका धन कमाया हुआ नहीं है, वो भी कहीं से लूट के आई होगी, और उसको तो ये भी पता नहीं है, वो तो काफ़ी दिनों से उसी जगह पर दबा हुआ है, मैंने उसको देखा है, आपके काम में आ सकता है। तब मैं बड़ा मुश्किल से राजी हुआ था। कहने लगा बहन वो जगह है कहाँ पर? तब वो जगह बताती है, वो जगह उसी जगह पर जहाँ प्रेतात्मा रहती थी, बस थोड़ी ही दूरी पर थी। मैं कहने लगा अरे बहन वो तो वो पुराना तुम्हारा घर है, उसी के आस पास में है, मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रेतात्मा लड़की मुस्कुरा उठी। कहने लगी भैया फिर तो दोनों काम हो जाएगा, मैं अपने सहेलियों के बीच में पहुंच सकती हूँ, अपने मित्रों के बीच में पहुंच सकती हूँ, मेरा भी घर आनंदित हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो चलो ना भैया, देरी नहीं करते हैं। मैं उस रात तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उस प्रेतात्मा ने मुझे अब उस काम करने के लिए राजी कर लिया था। कह रही थी भैया क्या पता वो डायन फिर पैसा निकाल ले, अभी वक्त है, देरी मत कीजिए। और मुझे ट्रक का काम भी करवाना था। तब मैं चल पड़ता हूँ, ट्रक में सवार होती है, फिर मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ। घंटे भर का सफ़र करके मैं उस जगह पहुँचती हूँ ना, उससे पहले उसको पता लग जाता है भैया हम इसी इलाके में घूमते रहते थे, ये बिल्कुल सही इलाका, आपने सही पहचाना है। मैं भी खुश हो गया था कि चलो इसका कम से कम पुराना घर तो मिला, इसके जानने वाले सब तो मिल जाएंगे। तब मैं कहता हूँ कि वो सब आपके जानने वाले जो प्रेतात्मा हैं अभी भी यहीं रहते हैं। तब कहती भैया मालूम नहीं, अब तो मुझे अब उस जगह पर चल के पता लगेगा। आखिरकार हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कुआं था, रोड के किनारे। लड़की उतर जाती, मैं भी उतर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ क्या वो आपकी सहेली और वो मित्र आपको इस जगह पर मिलेंगे? तब कहती भैया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं उनको बुलाती हूँ, शायद वो नज़र आ जाएं। अगर वो लोग आ गए तब तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगी, अगर वो लोग नहीं होंगे तो भैया मैं फिर आपके साथ वापस चल पड़ूँगी, क्योंकि मैं अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। आखिरकार अपने मित्रों को बुलाने लगती है और कुछ देर के बाद में मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पर कम से कम 20-25 आत्माएं, कुछ पुरुष, कुछ लड़कियाँ, कुछ स्त्री, वो सब नज़र आने लगती है और वो उनके साथ जा कर के गले मिलने लगती है। वो लोग भी प्रसन्न नज़र आ रहे थे मेरी नज़रों में। अब मैंने इतनी सारी प्रेत आत्माएं एक साथ में देखा, लेकिन कोई भी प्रेत आत्मा बुरी नहीं थी। उनके चेहरा मोहरा सब इंसान की तरह थे। मतलब जितनी भी आत्माएं इस जगह पर रहा करती थी, कुएं वाली जगह पर, ये सब भली आत्माएं थी, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया करती थी। आखिरकार सभी आत्माओं से मिलने के बाद बड़ा प्रसन्न नजर आ रही थी। तब कहती है भैया बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं आपको लेके चलती हूँ, आप जल्दी से आओ। मैं उसके पैदल ही हम चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद एक पेड़ के पास से राइट साइड को मुड़ जाती है और वहाँ पर कुछ भंगार जैसा पड़ा हुआ था, ईंट पत्थर पड़े हुए थे। वहाँ पर शायद कोई ऐसा दुकान मकान था जो टूट चुका था। वो कहती है भैया बस यहीं पर आसपास के ये पत्थर हटाना शुरू करो। मैं जल्दी जल्दी करने लगता हूँ और आखिरकार पत्थर हटाने में टाइम लगता है। आज जब पत्थर हट जाता है तब मैं कहता हूँ प्रेतात्मा की तरह, बहन अब क्या करना है? कहती भैया बस थोड़ा सा मिट्टी हटा लो, जैसे ही मिट्टी हटाओगे ना आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने जो देखा है मैं वही बता रही हूँ। मिट्टी हटाता हूँ, तब मुझे एक गठरी नज़र आ जाती है, कपड़े से बंधी हुई गठरी, छोटी सी गठरी। गठरी मिलते ही मैं खुश हो जाता हूँ। मिट्टी से सनी हुई थी। आज जब मैं उसको खोलता हूँ तो मेरी आंखें चौंधिया जाती है। प्रेतात्मा तो पैसे भी बताई थी, लेकिन इसमें तो जेवर जेवरात भी थे, सोने चांदी के चमकते हुए जेवर। पैसा भी बहुत ज़्यादा था इसमें। मैं तो देख करके अपना होश खोने लगा था। प्रेतात्मा कहती है भैया मैं आपसे कहती थी ना, है जगह, इसमें आपका काम हो जाएगा ना, आपका नया इंजन बन जाएगा ना। तब मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, बहन मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे बहन इसमें ट्रक का इंजन नहीं, मेरा नया ट्रक आ जाएगा, मेरा नया ट्रक आ जाएगा। मैं तो खुशी से उछलने लगता हूँ। अब मेरी खुशी देख करके वो प्रेतात्मा लड़की भी खुश हो जाती है। कहती है भैया फिर तो हमारी मेहनत सफल हुई, भैया आप ले जाओ, मैं अपनी प्रेतात्मा बहनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में खुश रहूँगी
हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या आपके पास मिलने के लिए आ सकती हूँ? कभी ज़रूरत पड़ी तब, ऐसे नहीं। मैं कहता हूँ बहन, तुम्हारे लिए स्वागत है। आज जितने तुम्हारे प्रेतात्मा है ना, ये सब का भी स्वागत है। वो घर आपके लिए खुला हुआ है। मुझसे पूछने का मतलब नहीं है। जब भी तुम्हें लगता है कि वो डाइन आने वाली है, तुम्हें लोगों को पकड़ने वाली है, तुम्हें इस जगह से भागना पड़े ना, तो हमारे घर में शरण ले लेना। वहाँ तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप समझदार हो, अब मेरी इशारा समझ गई होगी। हाँ, तब वो लड़की खुश हो जाती है। मुझे कहती, भैया फिर आप जाओ, जब जरूरत पड़ी तब हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। मैं उस लड़की से बोलता हूँ, बहन ये तुम्हारा घर है, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि हाँ तुम पर खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें इस जगह से भागना चाहिए, तो अब तो ठिकाना देख रखा है। तुम अपने साथियों के साथ हमारे घर में शरण ले सकती हो। हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, हमारे परिवार के लोग इस बारे में कुछ जिक्र करेंगे। वो घर आपका है, उस घर में आपका हमेशा के लिए स्वागत है। मैं तो निकल आया था, लेकिन खुशी से उछलता हुआ। अब मैं कहूँ ना, उस पैसे से, उस धन से मैं क्या क्या किया था। मैं अपने लिए एक ट्रक बनवाया था, नया ट्रक निकलवाया था। इसके बाद जो पैसा कुछ बचा था, अपने पुराने घर को, गांव का घर को सही कराया था। और उसमें से कुछ पैसा बचा था ना, तो जो हमारा वो फार्म हाउस का घर था, एक बड़ा सा कमरा बनवाया था। और वो कमरा सिर्फ प्रेतात्माओं के लिए मैंने रखा था। हाँ, मैं जब रात को आता था ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद बता रहा हूँ, 1-2 साल के बाद में, तब मुझे उस घर में कुछ ना कुछ हलचल महसूस होती थी। मैं खिड़की में जाता था, देखता था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि जब भी वो डायन, चाहे इस तरह के लोग उन आत्माओं को पकड़ने के लिए जाते थे, उस जगह को छोड़ आती थी और ये हमारे घर में यहाँ पर शरण लेती थी। जब इनको लग जाता था कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं, तब वो लोग पुराने जगह पर, कुआं वाला जगह पर चली जाती थी। और आज भी ऐसा हमें महसूस होता है कि हाँ, वो जो घर है ना, हमारा जो कमरा उसके लिए स्पेशल बनवाया था हमने प्रेतात्माओं के लिए, वो घर कभी न कभी आबाद जरूर रहता है। जब मैं उस घर में आता हूँ, तब कुछ न कुछ हलचल जरूर महसूस होती है। लेकिन अब एक लंबा अरसा हो गया है। अब लंबा अरसा हो गया है, इसके बाद हमारी शादी ब्याह सब कुछ हो चुका है और हम हमारे पत्नी और अपने बच्चे के साथ में हम शहर में आ चुके हैं। और वो जो ज़मीन थी आज भी हमारी फार्म हाउस की वैसी ही है। हमारे गांव के लोग जब खेती गृहस्थी का काम होता है, हमारे घर के लोग जो हमारे भाई वगैरह हैं, तब वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई का कहना था कि अरे भाई किशन, उस घर में कभी कभी बड़े वाले हॉल में कुछ हंसने की, कुछ रोने की, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है रात के टाइम में, जब हम लोग खेती गृहस्थी का काम करते हैं, गेहूँ वगैरह निकालने का काम करते हैं। मैं मन ही मन हंसने लगता था। वो कहते थे कि क्या तुम्हें पता है? मैं कहता था कि भैया वो जो घर है ना, अब समझ लो प्रेतात्माओं का घर है। मेरा भाई तो ऐसा लगा था कि उछल जाएगा। तब मैं कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये बात मैंने अपने परिवार में कभी नहीं बताई। लेकिन मैं अब बड़ी मुश्किल से मुझे गांव जाना होता है, लेकिन जब भी मैं गांव जाता हूं ना, उस फार्म हाउस घर में ज़रूर जाता हूं। मुझे वहां जाकर के बड़ा शांति से महसूस होती है। लेकिन ये सब दिन के टाइम में होता है, रात के टाइम मुझे समय मिलता ही नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो प्रेतात्मा ज़रूर वहीं पर होगी। अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई होगी ना, तो उसी घर में अपने दोस्तों के साथ जब उस जगह पर परेशानी होती होगी, तो इसी जगह पर आकर के रहती होगी। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की भेजी हुई कहानी। उनकी आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली रात को इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।